हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 50 है और आज इस क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने पल्लव या पहलव वंश के बाद भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कुषाण वंश जो है उसे यूची कबीला या यूची वंश भी कहा जाता है, क्योंकि चाइना में यूची एक कबीला था और यूची कबीले की ही एक शाखा थी कुषाण, और कुषाण वंश को देवपुत्र भी कहा जाता है। यूची जो कबीला था चाइना में, वो चाइना में कानसू और निंगसिया क्षेत्र में रहता था और यूची लोगों पर होन राजा होंगनी और नरेश लाओ संग ने आक्रमण कर दिया था और यूची कबीले को पराजित कर दिया था। तो यूची कबीले ने वो क्षेत्र छोड़कर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों की तरफ बढ़ गए थे और इस प्रकार से यूची जो कबीला था वो 5 शाखाओं में विभाजित हो गया था। उन्हीं में से एक जो शाखा थी वो थी कुषाण। इस कुषाण वंश के जो हमें स्रोत पता चलते हैं वो हैं, सबसे पहले है हमारा का ओ फू चीनी ग्रंथ। इनके जो स्रोत हैं वो ज्यादातर हमें चीनी ग्रंथों से ही पता चलते हैं, चीनी लेखक या फिर चीनी ग्रंथों से। तो पहला स्रोत है हमारा का ओ फू चीनी ग्रंथ, और का फो उ चीनी ग्रंथ के अनुसार यूची कबीला काबुल से था। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमी, और ह्यूमी के अनुसार पामीर के पठार और हिंदकुश के बीच बसा हुआ था यूची कबीला। तीसरा स्रोत है हमारा सुआंग मी, और सुआंग मी के अनुसार वाखान और हिंदकुश के दक्षिण में स्थित चित्राल प्रदेश था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कई सुआंग, और कई सुआंग के अनुसार यह चित्राल तथा पंजशीर के बीच बसा हुआ था। नेक्स्ट स्रोत है हमारा ही तुन और हित युन। हितुन या फिर हित हुन के अनुसार यह कबीला चित्राल तथा पंजवीर के मध्य बसा हुआ था। छठा स्रोत है हमारा पानकू व सियन हान सु। पानकू या फिर सियन हान सु चीनी लेखक थे और इन चीनी लेखकों के अनुसार यूचियों के 5 शाखाओं की जानकारी मिलती है। और जो चीनी लेखक, चीनी यात्री जो फाहियान और हैंसांग भारत आए थे, इनकी ग्रंथों से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाणों ने अपना जो साम्राज्य था, अपना जो क्षेत्र था, वो कौन कौन से राज्यों में या क्षेत्रों में फैलाया था। तो कुषाणों ने अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। परंतु धीरे धीरे कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग व ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कुषाण वंश की जो राजधानियां मानी जाती हैं वो हैं पाकिस्तान के पुरुषपुर या फिर पेशावर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था, और कनिष्क ने अपनी धार्मिक राजधानी मथुरा को भी बनाया था। कुछ चीनी ग्रंथों के अनुसार कुषाण वंश की जो राजधानी मानी जाती हैं वो पाटलिपुत्र और विदिशा भी मानी जाती हैं। तो ये थे हमारे कुषाण वंश की जानकारी के स्रोत, कहां से हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। कुषाण वंश का जो प्रथम संस्थापक
जो कुषाण वंश का संस्थापक है वो है कुजुल कडफिसेस। और कुजुल कडफिसेस का जो कार्यकाल माना जाता है वो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक माना जाता है। कुजुल कडफिसेस में कि भारत में सर्वप्रथम जो कुषाण शासक ने आक्रमण किया था वो किया था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस को कडफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। कडफिसेस प्रथम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, जहां पर पल्लव या पहलव वंश चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। कुजुल जो शासक है, कुजुल शासक ने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे, इसने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। और ये कहा जाता है कि जो इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, इन्होंने रोमन साम्राज्य के सिक्कों की नकल की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कडफिसेस ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और महाराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कडफिसेस प्रथम ने कडफिसेस प्रथम को कुजुल और कुशूलक की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले इन्हें कडफिसेस प्रथम कहा जाता था, परंतु इन्होंने कुजुल की उपाधि धारण की थी और उसके बाद इन्हें कुजुल कडफिसेस कहने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुजुल कडफिसेस की जो विजयों का विवरण मिलता है, जो विजयों की जानकारी मिलती है हमें, वो हमें पानकुकृत और हाउ-हान-सू चीनी ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब कुजुल ने भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों पर आक्रमण किया था तो वहां पर पहलव वंश या पल्लव वंश चल रहा था। तो इन्होंने पल्लवों से किपिन व काबुल क्षेत्र जीते थे और वहां का राजा या शासन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुजुल के सिक्कों पर, जो कुजुल ने तांबे के सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर धर्मविद लिखा हुआ था और इन्हीं सिक्कों पर दो लिपियां मिली थी। एक तरफ खरोष्टी लिपि मिली थी और दूसरी तरफ यूनानी लिपि मिली थी। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि का जन्म जो हुआ था वो आरमाइक लिपि से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुजुल जो शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये थे हमारा सबसे पहला जो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल, उसकी जानकारी। जो हमारा अगला शासक आता है वो है विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस का जो कार्यकाल माना जाता है वो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक माना जाता है। और विम कडफिसेस जो शासक था, इसे ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो था कुजुल कडफिसेस, परंतु जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने कुषाण वंश के साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वो था विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विम कडफिसेस जो शासक था वो शैव मत का अनुयायी था। और जब ये शैव मत का अनुयायी था तो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, तांबे और सोने के सिक्के जो चलाए गए थे, सिक्कों पर भगवान शिव, नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति मिली थी। दोबारा से देखिए कि जो वास्तविक संस्थापक था कुषाण वंश का वो था विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस शैव मत का अनुयायी था और इन्होंने अपने सिक्के पर कुछ आकृति बनाई थी जो थी भगवान शिव की, नंदी की, त्रिशूल की और बैल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तांबे व सोने के सिक्के चलाए गए थे इनके द्वारा और इन सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी लिपि
मिली थी, एक तरफ खरोष्टी लिपि और एक तरफ यूनानी लिपि। कुषाण वंश के जो शासक हैं, कुषाण वंश में जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कड़फिसस ने। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश में कड़फिसस ने चलाए थे, परंतु भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनान इंडो ग्रीक ने चलाए थे। विम कड़फिसस ने कुछ उपाधियां धारण की थी, कुछ उपाधियां मिली थी इन्हें, जैसे माहेश्वर, महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर नामक उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक चीनी ग्रंथ है हाउ सू, और हाउ सू के अनुसार विम कड़फिसस ने तियनचू क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था और वहां पर उन्होंने अपना एक सेनापति नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिंधु नदी पार करके इन्होंने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र को भी जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विम कड़फिसस शासक के जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो हमें काबुल, सिंध, कौशाम्बी, बक्सर क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विम कड़फिसस जो शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी होने की वजह से इन्हें एक उपाधि मिली थी, वो थी माहेश्वर की उपाधि। और जैसा हमने देखा कुछ स्रोत मिले थे कुषाण वंश के, उनमें से ही हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि वह चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनके ग्रंथों से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। तो हैनसांग जो भारत में आया था चीनी यात्री, और फाहियान जो भारत में चीनी यात्री आया था, इनके लेखकों के माध्यम से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, और कनिष्क का जो शासनकाल है वो है 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पुरुषपुर या फिर पेशावर को बनाया था। इधर ही पुरुषपुर में ही कनिष्क ने एक 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला मीनार की स्थापना करवाई थी, जिसके ऊपर एक लोह छत्र स्थापित किया था। दोबारा से देखिए कि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी, जहां पर उन्होंने एक 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया था, और इस मीनार के ऊपर एक लोह छत्र स्थापित किया गया था, और इसी मीनार के पास एक विशाल संगाराम विहार का निर्माण करवाया था, और इस विहार को कनिष्क के चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। संगाराम विहार को कनिष्क के चैत्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस विहार का जो वास्तुकार किया था वो यवन वास्तुकार अगिलिस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने कुछ नगरों की स्थापना करवाई थी, जैसे पहला है हमारा कनिष्क कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना करवाई थी। दूसरा है तक्षशिला क्षेत्र में सिरकप नगर की स्थापना करवाई थी। तो इन दो नगरों की स्थापना कनिष्क ने अपने शासनकाल में करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था, और इस शक संवत का जो प्रयोग किया था वो भारतीय सरकार ने किया है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने
किस तरीके शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलवाया था 58 ईसा पूर्व में। और ये उसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था। और कहा जाता है इन दोनों संवतों के बीच में करीबन 140 वर्षों का अंतर है। दूसरा आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण करता था और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी बना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क का चीनी शासक के साथ संघर्ष हुआ था और वो चीनी शासक थे पांचाओ। पांचाओ के साथ कनिष्क का संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें कनिष्क पहले तो हारते हैं, बाद में चीनी शासक को हरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध सभा होती है और कनिष्क ने ये बौद्ध सभा जो करवाई थी वो पारसव विद्वान के कहने पर करवाई थी। इस चौथी बौद्ध सभा, ये चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी वो 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुई थी। दोबारा से देखिए कि कनिष्क ने पारसव की सलाह पर चौथी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था अपने शासनकाल में और इस चौथी बौद्ध सभा का जो टाइम पीरियड था वो था 98 ईस्वी। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो बौद्ध सभा हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजन हुआ था इस सभा का। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सभा की जो अध्यक्षता करी थी वो वसुमित्र ने करी थी और इस सभा का जो उपाध्यक्ष था वो थे अश्वमेघ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस सभा में बौद्ध धर्म के महायान साहित्य का भी महान संरक्षण था और ये कहा जाता है कि इसी चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जो थे महायान और हीनयान। दोबारा से ध्यान दीजिए कि कनिष्क ने पारसव विद्वान के कहने पर अपने शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा करवाई थी जो 98 ईस्वी में हुई थी और ये बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई थी और इस सभा का जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वमेघ। और इसी बौद्ध सभा के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जो थे महायान और हीनयान। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क जो शासक थे वो कला में संस्कृत साहित्य का महान संरक्षक था, मतलब उनको कला का भी ज्ञान था, संस्कृत साहित्य का भी ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में 4, 5, 6 विद्वान रहते थे। जैसे पहले जो विद्वान हैं वो हैं अश्वघोष और अश्वघोष को कनिष्क का राजकवि बताया जाता है। ये कवि वो कनिष्क के दरबार में राज कवि थे और इन्होंने महात्मा बुद्ध की बुद्ध चरित्र लिखी थी। अश्वघोष ने कुछ अन्य ग्रंथ व काव्य भी लिखे थे, जैसे सौंदर्यानंद व सारिपुत्र काव्य लिखे थे संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट जो विद्वान हैं वो हैं नागार्जुन और नागार्जुन कनिष्क की राजसभा में रहते थे। नागार्जुन ने कुछ रचनाएं करी हैं ग्रंथों की, जो हैं माध्यमिक सूत्र और पिरजापारमिता। माध्यमिक सूत्र और पिरजापारमिता की जो रचना करी है वो नागार्जुन ने करी थी और इन रचनाओं में ये जो रचना है
इन रचनाओं में शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रतिपादन था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। जो हमारे तीसरे विद्वान हैं वो हैं चरक। चरक जिन्हें वैद्य भी कहा जाता है, चिकित्सक भी कहा जाता है। और चरक ने एक किताब लिखी थी आयुर्वेद के ऊपर जो थी चरक संहिता, और इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया था। जो हमारे चौथे विद्वान हैं वो हैं वसुमित्र, और वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र की रचना की थी। अन्य जो विद्वान हैं हमारे, अन्य विद्वान हैं पार्श्व, जिनके कहने पर कनिष्क ने अपने दरबार में चौथी बौद्ध सभा करवाई थी। फिर हैं महाचैत्य और संघरक्ष। तो ये थे हमारे कुछ विद्वान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महाचैत्य और संघरक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क बौद्ध धर्म की, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी संप्रदाय का अनुयायी था, क्योंकि चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था, परंतु कनिष्क जो थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क का जो रेशम मार्ग, कनिष्क जो थे उनका नियंत्रण था रेशम मार्ग पे। जो रेशम के लिए जो मार्ग था, मतलब रेशम उनकी आज्ञा के बिना नहीं जाता था, उस पे कनिष्क का नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कश्मीर में हुविस्क नगर की स्थापना करी थी कनिष्क ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, परंतु कनिष्क शासन में वो उसमें कुषाण वंश में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के तो चलाए थे, परंतु वो शुद्ध नहीं थे। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख्य जो तिथि बताई जाती है वो बताई जाती है 81 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगानिस्तान से कुछ लेख मिले थे कनिष्क से संबंधित, तो अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिलता है जिसमें उसकी वंशावली दी गई है, और इस लेख में कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। और यह भी जानकारी मिलती है कि कनिष्क के जो पिता थे वो थे विम कडफिसेस, मतलब विम कडफिसेस का ही पुत्र था कनिष्क, जो लेख मिला था उसके अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के जो पूर्वी भारत पर कनिष्क की जो विजय थी पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर, उस विजय का जो वर्णन मिलता है वो हमें सारनाथ स्तंभ से मिलता है। और जो पूर्वी क्षेत्रों पर कनिष्क ने विजय प्राप्त करी थी वो थे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने अपने वाराणसी अभियान से, जब कनिष्क ने अपना वाराणसी अभियान शुरू किया था या वाराणसी में जब जाके इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, तो वहां से कनिष्क कुछ वस्तुएं लेके आते हैं या वहां पर उन्हें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक थे इनके जो राजकवि थे अश्वघोष। पहले थे लेखक अश्वघोष जिन्हें वो वाराणसी से लेकर आए थे। दूसरी थी महात्मा बुद्ध का भिक्षा पार्थ, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगा करते थे। तीसरा है एक अद्भुत मार्ग, मतलब कनिष्क ने अपने वाराणसी अभियान से ये 3 चीजें या 3 वस्तुएं प्राप्त करी थी। उनमें से एक है लेखक, दूसरे हैं महात्मा बुद्ध का भिक्षा पार्थ और एक है अद्भुत मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष चलता था। उनमें से ही एक संघर्ष है कि चीनी शासक हनवंशी के साथ तुर्किस्तान चीना तुर्किस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुई विहार लेक से, जो सुई विहार लेक है, उससे कनिष्क के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय का विवरण मिलता है। तो फ्रेंड, तो कनिष्क का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था वो कहां से, उत्तर में कहां से था, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कहां पर था? कश्मीर पर कनिष्क के अधिकार की जो जानकारी मिलती है वो हमें राजतरंगिणी ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य उत्तर में कश्मीर तक, जिसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी में मिलती है, और दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान तक और पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार तक विस्तृत था। दोबारा से देखिए कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर विंध्य पर्वत तक था, उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सुई विहार तथा सांची लेक से सिंध, मालवा, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग पर तथा उत्तरी महाराष्ट्र पर कनिष्क का अधिकार था। तो जो मालवा और महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों पर जो कनिष्क का अधिकार था उसकी जानकारी मिलती है हमें सुई विहार व सांची लेक से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कौशांबी, श्रावस्ती, सारनाथ लेक से हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कनिष्क विजय का विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क को जो लेख थे उन लेखों में उपाधि मिली थी महाराज राजधीराज की, और इन्हें देवपुत्र भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय लोगों का जो विश्वास था वो देवी उत्पत्ति में विश्वास था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क को कुछ अन्य उपाधियां भी मिली थी, जैसे शाही तथा शाही नुशाही। शाही का मतलब होता है सामंत और शाही नुशाही का मतलब होता है स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क को केसर व सीजर की भी उपाधि मिली थी। केसर व सीजर की जो उपाधि मिली थी, यह उपाधि रोमन सम्राट की भांति दी गई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य में भी जो सम्राट होता था उसे सीजर और केसर की उपाधि मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क ने अपने प्रशासन को, जो कनिष्क का प्रशासन था, उस प्रशासन को क्षत्रपों में विभक्त कर दिया था, और क्षत्रपों में दो भागों में विभाजित कर दिया था। जो बड़े क्षत्रपों का शासन होता था उसको महाक्षत्रप कहते थे, और छोटे क्षत्रपों के शासन को क्षत्रप कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खरपल्लान व मथुरा में महाक्षत्रप था और वाराणसी में क्षत्रप था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उत्तर पश्चिम में लल तथा लाइक क्षत्रप थे, और ये जो क्षत्रप पद होता था, क्षत्रप पद पे विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक ही प्रांत में दो शासक नियुक्त करने की जो प्रथा चलाई थी वो कनिष्क ने चलाई थी। मतलब कनिष्क के दरबार में एक ही प्रांत में दो शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाण लेखों में
जो कुषाण के लेख थे उनमें कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है और वो पदाधिकारी हैं दंडनायक और महादंड नायक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाण काल में जो कुषाण काल में ग्राम प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वो हमें मथुरा लेख से मिलती है। और ग्राम प्रशासन जो था वो सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम प्रशासन के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्रंथों के अनुसार या लेखकों के अनुसार कनिष्क ने 23 वर्षों तक शासन किया था और यह कहा जाता है कि कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी वो 1001 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मणिक्याल अभिलेख में कनिष्क के पंजाब विजय का विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 81 ईस्वी में मथुरा कला से बनने वाली मूर्ति सारनाथ ले गया था। दो प्रकार की जो शैली शुरुआत हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उनमें से ही एक शैली है मथुरा शैली कला और इसी कला से बनने वाली मूर्ति को 81 ईस्वी में कनिष्क सारनाथ ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संग्राम स्तूप। जब हमने कनिष्क को पढ़ना शुरू किया था तो वहां पर पेशावर में जब कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी पेशावर को तो वहां पर एक मीनार बनाई थी कनिष्क ने जो 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला मीनार थी और उसी मीनार के पास एक विहार बनाया गया था कनिष्क के द्वारा जो था संग्राम स्तूप। और संग्राम स्तूप का जो वास्तुकार था वो था यमन से, यूनानी इसका वास्तुकार था। अब संग्राम स्तूप में महात्मा बुद्ध, भगवान इंद्र व ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्ति भी रखी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सर्वाधिक सांचे कनिष्क के शासनकाल में मिले थे। मतलब पकी गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे जो सबसे ज्यादा मिले हैं वो कनिष्क के दरबार में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाण काल में या कनिष्क काल में जो कला सबसे ज्यादा विकास हुई थी जिस कला की वो थी हमारी वास्तुकला। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण काल की मूर्तियां यूनान काल की मूर्तियों से प्रभावित थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द्वैध शासन प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो कुषाण काल में हुई थी। द्वैध शासन प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो कुषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामंतीकरण की प्रक्रिया कुषाण काल में शुरू हुई थी। कनिष्क काल में कुछ व्यापारिक संगठन थे जैसे निगम, पूर्व श्रेणी और सार्थवाहा। निगम, पूर्व श्रेणी और सार्थवाहा ये कुछ व्यापारिक संगठन थे। फिर आता है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाण काल में भारत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखा गया था। उसके बाद जब कनिष्क का शासन चल रहा था तो कनिष्क के शासन में दो कला का विकास हुआ था और वो कला थी हमारी गांधार शैली कला और मथुरा शैली कला। अगर क्वेश्चन आता है कि गांधार शैली कला और मथुरा शैली कला का विकास कौन से वंश में हुआ था तो कुषाण वंश में हुआ था और शासक कौन था? कनिष्क शासक थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गांधार शैली कला। और गांधार शैली कला जब भारत के शिल्पीकार या भारत के वास्तुकार जब जाकर मिले थे यूनान के शिल्पीकारों से तो इन दोनों क्षेत्रों के शिल्पीकारों के मिलन से जो शैली का विकास हुआ था वो शैली थी हमारी गांधार शैली।
यूनानी कला के प्रभाव में इस शैली का विकास हुआ था। इस शैली के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे यूनानी बौद्ध या फिर ग्रीको और बुद्धिस्ट। इस शैली को यूनानी बौद्ध, ग्रीको या फिर बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन या फिर यूनानी रोमीय कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे गांधार शैली कला के कुछ उपनाम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गांधार शैली की मूर्तियां जो मिली थी, गांधार शैली में जो बनाई गई मूर्तियां थी वो हमें अफगानिस्तान, तक्षशिला, जलालाबाद और पाकिस्तान से मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गांधार कला में जो ज्यादा मूर्तियां बनाई गई थी, जो ज्यादा संख्या में मूर्तियां बनाई गई थी, वो महात्मा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधार कला में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो मूर्तियां ज्यादातर भगवान बुद्ध से संबंधित थी या भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस मूर्ति में जिस पत्थर का इस्तेमाल होता था वो था हमारा, इस काल की मूर्तियां काले सिलेटी पाषाण पत्थर से बनाई जाती थी और चूने का इस्तेमाल होता था तथा पक्की मिट्टी से बनती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये मूर्तियां बनाई जाती थी गांधार कला में, इन मूर्तियों की मुद्राएं क्या होती थी, मतलब ये मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, उनका आकार क्या होता था। तो ये मूर्तियां ध्यान मुद्रा में रहती थी, पद्मासन मुद्रा में रहती थी, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में रहती थी, वरद और अभय मुद्राओं में थी। धर्म चक्र परिवर्तन वह घटना है जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, और उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जो मूर्तियां पाई गई थी या इस कला में, गांधार कला में जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो ध्यान मुद्रा में रहती थी, पद्मासन मुद्रा में रहती थी, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्राओं में रहती थी, वरद एवं अभय आदि मुद्राओं में रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस कला में कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई थी, जैसे हारीति, रोमन, एथीना देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई थी। परंतु एक इतिहासकार हैं अग्रवाल, और अग्रवाल महोदय के अनुसार गांधार कला की जो सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली जो मूर्ति बनाई गई थी वो रोमा भगवान की बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस कला के माध्यम से जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था वो तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा जापान के क्षेत्रों में प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस काल में यथार्थवादी चित्रण पर ध्यान दिया था, मतलब इस कला ने यथार्थवादी चित्रण पर ध्यान दिया था। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कला ने अपनी मूर्ति बनाने में यथार्थवादी चित्रण पर ध्यान दिया था, तो वो थी हमारी गांधार कला। इस कला में जिस पत्थर का इस्तेमाल होता था वो पत्थर का रंग होता था गहरे नीले व काले पत्थर का प्रयोग होता था, और इसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी वो मूर्ति, उस मूर्ति में जो भगवान बुद्ध के बाल होते थे वो घुंघराले बाल होते थे। फिर आता है मथुरा कला शैली। अभी हमने गांधार कला शैली पढ़ी थी और अब है हमारी मथुरा कला शैली। और मथुरा कला शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो कनिष्क शासक, हुविस्क शासक तथा वासुदेव शासक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मथुरा कला शैली की जो विषय वस्तु थी वो थी भारतीय विषय वस्तु, मतलब मथुरा कला भारतीय
कला थी, सिर्फ भारत की कला थी। इसमें कोई भी अन्य देश की, किसी और अन्य देश की कला के कोई भी प्रभाव नहीं था। जिस प्रकार से गांधार कला में भारतीय कला और यूनानी कला को मिलाकर एक कला बनाई थी गांधार कला, परंतु मथुरा कला में सिर्फ भारतीय कला थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मथुरा कला शैली का विषय आदर्शवाद था और गांधार शैली का यथार्थवाद था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी, सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी थी या मूर्ति का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था मथुरा कला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली थी। कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली थी मथुरा से और उस मूर्ति पर लिखा हुआ था महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। और ये जो मूर्ति थी ये संबंधित थी हमारी मथुरा कला से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस शैली में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति बनी थी, जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति बनी थी, भगवान सूर्य की, भगवान शिव की, कुबेर भगवान की, नाग भगवान की और यक्ष भगवान की। तो इन निम्नलिखित देवी देवताओं की मूर्ति बनी थी मथुरा कला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी पार्वती माता की जो मूर्ति एक साथ मिली थी वो हमें मथुरा शैली से मिली थी। दोबारा देखिए कि भगवान शिव के साथ पार्वती माता की जो मूर्ति मिली थी वो हमें मथुरा से मिली थी और इसी शैली से निर्मित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मथुरा कला के अंतर्गत जिन जो मूर्तियां मिली थी वो कौन सी मुद्राएं में थी, जैसे मथुरा कला में धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में मूर्तियां थी, अभय मुद्रा में थी, ध्यान मुद्रा में थी और भूस्पर्श मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और ज्यादातर जो मूर्तियां थी वो खड़ी मूर्तियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस कला को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था। मतलब जो मथुरा कला है, मथुरा कला में ज्यादा जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासकों ने इसे ज्यादा संरक्षण दिया था और इस कला को ज्यादा कुषाण वंश में ही अपनाया गया था। परंतु जो गांधार कला थी हमारी, जो भारतीय और यूनानी कला का जो मिक्सचर था, उस कला को शक शासक और कुषाण शासकों के द्वारा संरक्षण मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस कला में बौद्ध धर्म, जैन धर्म व ब्रह्म धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था। गांधार कला में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनवाई गई थी, परंतु इस मथुरा कला में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली थी। तो ये थे हमारे कनिष्क जो हमारा शासक था, उसके शासन काल में क्या क्या बदलाव हुए थे या उसने कौन कौन सी चीजें चलाई थी। जो हमारा अगला शासक आता है वो है हमारा वासेस्क शासक। और वासेस्क जो शासक था हमारा, इसका जो कार्यकाल था वो हमारा 102 ईसा से 106 ईसा तक रहा था। और वासेस्क शासक के समय में जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों पर भगवान शिव, स्कंद व कार्तिकेय के लेख व चित्र मिले थे। अगला शासक आता है हमारा हुविस्क शासक। और हुविस्क शासक उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व में बिहार तक साम्राज्य विस्तृत था। मतलब जब कनिष्क के शासनकाल में जो कुषाण वंश
जो कुषाण वंश हमारा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत से और अफगानिस्तान से लेके पूर्व में बिहार तक फैला हुआ था, वो धीरे धीरे वो साम्राज्य कम होता चला गया था। और हुविस्क शासन के समय में, हुविस्क शासक के समय में उत्तर में कपिसा से लेकर पूर्व में बिहार तक साम्राज्य विस्तृत था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हुविस्क ने सोने व चांदी के चतुर्भुजी सिक्के चलाए थे और सबसे पहले जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो कनिष्क ने चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीर में हुविस्क नगर बसाया गया था हुविस्क शासक के द्वारा। और कुछ ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि हुविस्क नगर कनिष्क ने बसाया था, परंतु हुविस्क नगर हुविस्क शासन ने बसाया था। हुविस्क शासन ने जो प्रेरणा ली थी नगर बसाने की वो कनिष्क से ली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हुविस्क के सिक्कों पर भगवान शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन के चित्र मिले थे। जो हमारा नेक्स्ट अगला शासक आता है वो है हमारा कनिष्क द्वितीय। और कनिष्क द्वितीय की जो जानकारी मिलती है वो हमें आरा लेख से जानकारी मिलती है। और कनिष्क द्वितीय की कुछ उपाधियां थी, जैसे महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र और सीजर। कनिष्क द्वितीय को जो सीजर की उपाधि मिली थी ये रोमन साम्राज्य से ली गई थी। रोमन साम्राज्य में भी सम्राट को सीजर की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट शासन है हमारा, और नेक्स्ट शासक है हमारा वासुदेव। वासुदेव के समय में जो कुषाण साम्राज्य था वो धीरे धीरे कम होता चला गया था और कुषाण साम्राज्य मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। मतलब जो मथुरा थी, जो धार्मिक राजधानी थी कुषाण वंश की या कनिष्क की, और वासुदेव शासक के समय में जो कुषाण वंश था वो सिर्फ मथुरा और मथुरा के जो समीपवर्ती क्षेत्र थे वहां तक ही रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वासुदेव शासक शैव मत का अनुयायी था। वासुदेव के द्वारा सिक्के चलाए गए थे और इन सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी की आकृति मिलती है। हमारा नेक्स्ट जो शासक है, हमारा अगला शासक है कनिष्क तृतीय। कनिष्क तृतीय की कोई खास बात नहीं है। उसके बाद आता है हमारा अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक है वासुदेव द्वितीय। और वासुदेव द्वितीय का जो शासनकाल चला था वो चला था 210 ईस्वी से 230 ईस्वी तक। कुषाण वंश का अंतिम शासक है वासुदेव द्वितीय। और वासुदेव द्वितीय को ससेनियों ने पराजित कर दिया था। और जब ससेनियों ने वासुदेव द्वितीय को पराजित कर दिया था तो ससेनियों ने कुषाण वंश के जो सिक्के थे उन सिक्कों को अपना लिया था, उन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था। और जो कुषाण शासकों के भगवान शिव और नंदी के प्रकार के जो सिक्के थे जो वासुदेव के द्वारा चलाए गए थे उन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था। जब ससेनियों ने उन सिक्कों को ग्रहण कर लिया था तो ससेनियों के द्वारा उन सिक्कों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो ससेनियों और कुषाण जो सिक्के थे उनके अग्रभाग पर, मतलब उनके सीधे भाग पर, सामने वाले भाग पर ससेनियों का रूप था और पृष्ठ भाग पर परवर्ती कुषाण सिक्कों का रूप था। मतलब एक भाग पर तो ससेनियों का भाग था और दूसरे पर कुषाण वंश का भाग था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुषाण वंश के अंत के बाद, जब कुषाण वंश का अंत हो गया था तो कुषाण वंश के अंत के बाद निम्न गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी।
तो उनमें से कुछ वंश हैं जैसे नागवंश, यज्ञवंश, मालवा वंश और कुनिंद वंश। तो ये चार ऐसे वंश हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी जब कुषाण वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट आता है हमारा कुषाण वंश का प्रशासन। पर्दे का जो प्रचलन था, पर्दे का प्रचलन जो था वो यूनानियों के द्वारा चलाया गया था या यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था और इसीलिए इसीलिए इस प्रचलन को यवनिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खपरेल। खपरेल जिसे आधुनिक समय में टाइल्स कहा जाता है, खपरेल जिसे टाइल कहा जाता है, उसका प्रयोग फर्श व छत दोनों में होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाण काल का जो प्रमुख मृत भांड मिला है, कुषाण काल का जो प्रमुख मृत भांड मिला है वो लाल बर्तन हैं और ये हैं सफेद और पॉलिशदार होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुहारों और टोटियों वाले पात्र भी मिले थे कुषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी ईंटों के कुएं का निर्माण होना। फिर आता है हमारा कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पर अश्वरोही सेना और अश्वरोहण की परंपरा चलाई थी। मतलब कुषाणों ने बड़े पैमाने पर जो अश्वों की सेना होती है वो चलाई थी और लगाम और जीन का प्रयोग भी, मतलब अश्व सेना के लिए लगाम व जीन का प्रयोग भी प्रचलित किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अफगानिस्तान के बैगराम क्षेत्र से, अफगानिस्तान के बैगराम क्षेत्र में कुषाण काल की पक्की मिट्टी की घुड़सवारों की कुछ मूर्तियां मिली थी, जिससे यह जानकारी मिलती है कि कुषाणों को घुड़सवारी में रुचि थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वे कुषाण शासक रस्सी से एक प्रकार का अंगूठा रकाब बनाते थे जिससे उन्हें मदद मिलती थी घुड़सवारी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुषाण व शकों ने, जो कुषाण शासक थे और जो शक वंश था, इन दोनों वंशों ने पगड़ी, ट्यूनिक, ट्यूनिक जिसे आधुनिक रूप में कुर्ती भी कहा जाता है, और पाजामा और भारी लंबे कोट चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मध्य एशिया के लोगों ने, मतलब जो कुषाण जो मध्य एशिया में रहते थे, मध्य एशिया के लोगों ने टोपी व बूट चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हमने कनिष्क का शासनकाल देखा था तो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो रेशम के मार्ग पर नियंत्रण किया गया था जो चीन से प्रारंभ होता था और मध्य एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ ईरान तक जाता था और रोमन तक भी जाता था। दोबारा से देखिए कि जो रेशम का मार्ग था जिस पर कुषाण व कनिष्क ने अपना नियंत्रण कर लिया था, वो मार्ग चाइना से, चीन से शुरू होता था और मध्य एशिया और अफगानिस्तान से होते हुए ईरान व रोमन साम्राज्य तक भी व्यापार होता था उस मार्ग से। तो जब कुषाणों ने उस पर अधिकार कर लिया था तो जो व्यापारी होते थे उन व्यापारियों से रेशम मार्ग कुषाणों की आय का स्रोत बन गया था ये मार्ग, और व्यापारियों से चुंगी के रूप में कर लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाणों ने खेती को बढ़ावा दिया था, जो कृषि होती थी उसका भी बढ़ावा दिया था, क्योंकि कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान व मध्य एशिया से कुछ सिंचाई के अवशेष भी मिलते हैं और उन अवशेषों से ये जानकारी मिलती है कि कुषाणों ने खेती को बढ़ावा दिया था।
यूनानी शब्द द्रिकम, जब यूनानी यूनानी जो लिपि थी, जब यूनानी लिपि आई थी तो कुछ यूनानी शब्दों का प्रयोग होने लगा था, परंतु उन्हें भारत की भाषा में उनका शब्द मतलब उनका कुछ अलग तरीके से बोला जाता था। जैसे यूनानी शब्द था द्रिकम, और द्रिकम को भारत में द्रिम कहा जाता था। यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत से या कुषाणों के द्वारा कुछ वस्तुएं निर्यात की जाती थी विदेशी साम्राज्यों में, और वो वस्तुएं थी कुत्ते, मवेशी, हाथी के दांत। इन वस्तुओं का निर्यात होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसी काल में, यूनानियों के काल में ही चमड़े के जूते बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सन 27 व 28वीं ईस्वी में रोमन सम्राट ऑगस्टस, 27 व 28वीं ईस्वी में रोमन साम्राज्य ऑगस्टस और 110 से 120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत गए थे। मतलब रोमन साम्राज्य में भारत से कुछ राजदूत गए थे इन दो शासकों के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि यूनानी काल में या कुषाण काल में शीशे के काम पर ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था और विदेशी तकनीक का भी प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिलंद पानो ग्रंथ जो नागसेन ने लिखा था, और इस मिलंद पानो में जो राजा मिलंद और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसका वर्णन है, और इसी मिलंद पानो में 75 व्यवसायों का वर्णन मिलता है। कुषाण काल में 8 शिल्पकारों का वर्णन मिलता है, जो हैं सोने के शिल्पकार, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रतन। तो इनका जो उल्लेख मिलता है वो मिलंद पानों में मिलता है कि 8 प्रकार के शिल्पकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा था और लोहा बनाने की जो तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करीमनगर तथा नालगोंडा जो तेलंगाना में है, तेलंगाना क्षेत्र के आसपास हैं, उन जिलों में कुल्हाड़ी, फावड़े, तराजू की डंडी, हसिया, फाल, उस्तरा मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मथुरा का एक स्थान है साटक, और साटक स्थान वस्त्र निर्माण में बड़ा केंद्र बन गया था कुषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तमिलनाडु में तमिलनाडु में एक स्थान है तिरुचिरापल्ली नगर, और तिरुचिरापल्ली नगर में ईंटों का बना रंगाई का हौज प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गांधार कला व मथुरा कला, ये दोनों कला हमने अच्छी तरीके से पढ़ी हैं। इन दोनों कलाओं के अतिरिक्त कुछ ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है तीसरी कला भी थी, जो थी सारनाथ कला, और सारनाथ से ही कुषाण निर्मित काल की एक विशाल प्रतिमा मिली है जो खड़ी मुद्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुषाण वंशों के द्वारा तांबे, रजत व सोने के सिक्के चलाए गए थे, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो भी कुषाण वंश में कनिष्क राजा ने चलवाए थे। तो कुषाण काल में जो स्वर्ण सिक्के थे, जो सोने के सिक्के थे, इनका जो वजन था वो था 123 व 24 ग्रेन, और ये जो सिक्के थे ये 92% शुद्ध होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि कुजुल कैडफिसेस के ताम्र सिक्कों का वजन 30 ग्रेन होता था। नेक्स्ट पॉइंट है किम कैडफिसेस की जो स्वर्ण मुद्राएं थी, कैडफिसेस ने मतलब कुषाण काल में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो विम कैडफिसेस ने चलाए थे, परंतु ये शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कनिष्क ने चलाए थे। तो विम कैडफिसेस की जो स्वर्ण मुद्राएं का वजन है वो है 124 व 20 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क के स्वर्ण व ताम्र जो सिक्के मिले हैं, कनिष्क के द्वारा जो सोने के और तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे वो मिले हैं हमें पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृति मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों का जो वजन है, कनिष्क के द्वारा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे उनका जो वजन है वो है 124 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कनिष्क के सिक्कों पर, जो कनिष्क के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, इन सिक्कों पर यूनानी लिपि में कुछ लिखा है और वो है साहो नानो साहो कनिष्की कोसानो, जिसका मतलब होता है शहंशाह। दोबारा से देखिए कि कुषाण और कनिष्क के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे इन सिक्कों पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा मिला है जो है साहो नाहो साहो कनिष्की कोसानो, और इसका अर्थ होता है शहंशाह, मतलब कनिष्क को शहंशाह कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ है, उस प्रयाग स्तंभ में कुषाणों की एक उपाधि का वर्णन हुआ है और वो उपाधि है देवपुत्र शाही शाहानु शाही। दोबारा से देखिए कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ है उस प्रयाग स्तंभ में कुषाणों की एक उपाधि का वर्णन हुआ है, वो उपाधि है देवपुत्र शाही शाहानु शाही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हुविस्क। हुविस्क जो शासक था, हुविस्क शासक के जो रजत धातु के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों पर यूनानी लिपि में कुछ मिला है, जैसे साहो नाओ साहो ओइसकी कोसानो। जिस प्रकार से कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि में कुछ मिला था, उसी प्रकार से हुविस्क शासक के रजत धातु के सिक्कों पर भी यूनानी लेख मिला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वासुदेव के सिक्कों पर भी यूनानी लेख मिला है जो है साहो नाहो साहो बोजेडो वासुदेव कोसानो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्राचीन भारत की क्लास 50, जिसमें आज हमने कुषाण वंश को कंप्लीट किया था। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।